हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक सीरीज है और आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो कोशिश करेंगे कि वेव ऑप्टिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम इजी वे पे सॉल्व कर सकें। तो चलिए, आज का जो प्रॉब्लम है वेव ऑप्टिक्स का वो क्या है। Consider a light beam incident from air to a glass slab at Brewster angle as shown in figure. A Polaroid is placed in the path of the emergent ray at point P and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the Polaroid. यहाँ पर क्या हुआ है, एक रे को हमने एक ग्लास में इंसिडेंट किया है एट द ब्रेविस्टर एंगल, और देन जो इमर्जेंट रे पास हो रही है और उसी रे के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमने क्या प्लेस कर दिया, पोलराइड प्लेस किया है और उसको हम रोटेट करा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर? पहले समझ लेते हैं क्या हुआ है। एक लाइट बीम है जो कि इंसिडेंट हो रहा है इस ग्लास प्रिज्म में। सपोज इसको ए बी सी डी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये जो इंसिडेंट बीम है नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, आई थिंक वो थीटा। और जैसे ही वो इस ए बी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट तो जब यही पार्ट इसके डीसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और किस एंगल पे होगा, अगर ये एंगल आर है तो यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा, आर, और देन वो ये रे आपका ट्रांसमिट होता हुआ निकल जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, ब्रेविस्टर एंगल का मतलब क्या है। ब्रेविस्टर एंगल का मतलब यह है कि जो भी लाइट रे जो आई होगी वो कैसी होगी, अनपोलराइज्ड होगी। अनपोलराइज्ड होने का मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी वाइब्रेशन होंगे वो हर डायरेक्शन पे उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। क्लियर? और जब वो किसी भी एक ग्लास ए बी ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो उससे कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ये वाली जो रे होगी, ये हम कहते हैं ये रे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। क्लियर? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन पे होंगे और जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा पी से। क्लियर? और जो भी रे रिफ्रैक्ट हो रही है इस ग्लास में, ये जो रे होगी ये कैसी होगी, ये रे होगी पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड रे होगी। और फिर जब यही रे एडी सरफेस से रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो ये वाली जो ट्रांसमिट लाइट होगी वो भी कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। अब इसी पाथ पर इसके परपेंडिकुलर हमने एक और चीज रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइड। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, पोलराइड बोला जाएगा, पोलराइड। क्लियर? चलिए, अब पोलराइड क्या होगा, पोलराइड क्या करता है, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइड बोलेंगे। तो अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन लिखा है फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस एज ऑब्जर्व्ड थ्रू द पोलराइड। मतलब जब ये पी पॉइंट पी से जब ये रे गई है और पोलराइड से पास होगी तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कहां होगा, वो हर डायरेक्शन पे इक्वल होगा एम्पलीट्यूड, और इसके पास हम रख लेते हैं पोलराइड, और इस पोलराइड में जो पास एक्सिस है वो सपोज मान लीजिए कैसा है, वर्टिकल है। जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइड से पास करेंगे तो यहां पर हमें जो वाइब्रेशन मिलेंगे वो कौन से वाले मिलेंगे, सिर्फ वर्टिकल वाले। तो इसका मतलब यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक ठाक, मतलब मैक्सिमम होगी, और ये प्लेन पोलराइज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक अनपोलराइज यानी प्लेन पार्शियली पोलराइज्ड रे अगर लेते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड में क्या होगा,
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है किसी डायरेक्शन पर ज्यादा और किसी डायरेक्शन पर कम होगा। तो अगर हमने ये पार्शियली पोलराइज लिया है, पार्शियली पोलराइज्ड अगर हमारे पास है रे है, और मान लीजिए इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो वाइब्रेशन है वो है ही नहीं, और फिर अगर हम इसको किसी पोलराइड से पास करते हैं तो क्या होगा, ये वर्टिकल वाला जो पोर्शन है वो पास हो जाएगा, और यहां पर हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो भी हमें मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। इंटेंसिटी कैसी मिल गई, मैक्सिमम। अब हमने क्या किया, इस पोलराइड को हमने टर्न किया, ओरिएंटेट किया, हमने इसको चेंज किया, और यही हमारे पास अभी भी कौन सी है, पार्शियली पोलराइज्ड। और अब इसकी जो पास लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कि हमें यहाँ पे डार्कनेस शो होगा या यहाँ पर हमें कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, ये हमें देखना है। तो इस कंडीशन में जरा ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला तो पोर्शन है नहीं, और जो पास लाइन है वो भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। इस केस में ये जो बाकी बची हुई जो रेज हैं इनका हमें क्या मिलता है, कंपोनेंट मिलता है। किसमें, इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल में। और वही कंपोनेंट क्या होगा, इस पोलराइड से पास हो जाएगा, और हमें यहां पर वो हॉरिजॉन्टल वाली क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मिनिमम, बट जीरो नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, वो मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास रेज है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो इस पोलराइड से पास हो जाएगी। उस कंडीशन पे हमें जीरो इंटेंसिटी ना मिल करके कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम इंटेंसिटी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है कि हमें डार्कनेस फाइंड होगा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन। क्या रोटेशन से लाइट की इंटेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन पे बात चल रही है। तो अगर हम गौर करें, अगर हमारे पास क्या हो, प्लेन पोलराइज्ड हो, जिसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो, और पोलराइड भी अगर हमने रखा प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो, पोलराइड को अगर रखेंगे पास वर्टिकली है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इसको हम टर्न करते हैं तो उस कंडीशन पे हॉरिजॉन्टल पास होगा, अब वाइब्रेशन नहीं जाएगी, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये देखिए, रोटेशन से इंटेंसिटी में कितना फर्क हुआ, पहले थी मैक्सिमम और अब कितनी हो गई, जीरो। इसी तरीके से हम पार्शियली पे भी बात कर सकते हैं। अगर पार्शियली पोलराइज्ड है और वहां पर अगर हम पोलराइड को टर्न करते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी से आपको जो इंटेंसिटी में जो चेंज होगा वो कितना हो पाएगा, वो मिनिमम इंटेंसिटी में चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब रोटेशन से तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो रोटेशन पर डिपेंड करेगा। सी पे आ जाइए। सी पे अगर हम बात करें, सी ऑप्शन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल गो थ्रू अ मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू रोटेशन ऑफ द पोलराइड। मतलब एक पोलराइड को अगर हम पूरा एक रोटेशन करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, बट नॉट जीरो। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही होगा। कैसे, कि अगर हमारे पास ये पोलराइड है, इसको हम 90 एंगल पर अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन पर ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। और जैसे ही फिर से 90 पर जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर? तो एक रोटेशन पर ये जो पोलराइड होगा दो बार अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आएगा,
तो इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं जो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 2 बार हमें कैसी मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन जीरो नहीं मिलेगी। मिनिमम इंटेंसिटी होगी बट जीरो नहीं होगी। क्लियर। अब आइए डी पे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल गो थ्रू अ मिनिमम फॉर 4 ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। मतलब एक बार रोटेट करने पर हमें 4 बार वो पोजीशन मिलेगी, तो हम कहेंगे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी बार मिलेगी, 2 बार। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम का एक स्लिट है। द इमेज सीन थ्रू द स्लिट शेल। तो जो विड्थ है स्लिट की वो है 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम और सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन होगा। तो अब हमें ये देखना है कि उस डिफ्रैक्शन प्रोसेस पे ये 4 ऑप्शन कौन सा सही आता है। अ फाइन शार्प स्लिट, अ ब्राइट स्लिट व्हाइट, ये आपके पास ओनली बी अ डिफ्यूज स्लिट व्हाइट इन कलर। तो पहले प्रोसेस देख लेते हैं डिफ्रैक्शन पे क्या होता है। अगर हम डिफ्रैक्शन को देखें तो सपोज करें कि डिफ्रैक्शन के लिए ये स्लिट है और इस स्लिट की जो विड्थ है मान लीजिए बी है, ठीक, और जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, और इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दें इस तरीके से। क्लियर है, ये आपके पास विड्थ हो गई बी। अब अगर हम इस वाले पोजीशन पे देखें तो जो विड्थ का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी किससे, आपके पास साइज ऑफ स्लिट से, उस कंडीशन पे कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। इस तरीके से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब स्क्रीन पर हमें यूनिफॉर्म इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है यहां पर। अब क्या हो, अगर लाइट की जो वेवलेंथ है और स्लिट का जो साइज है, थोड़ा और छोटा करें इसको, स्लिट का जो साइज है वो ज्यादा कंपेरेबल हो, मतलब b इज ग्रेटर देन लैम्डा मान सकते हैं। इसका मतलब साइज ऑफ स्लिट इज कंपेरेबल विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के साथ अगर कंपेरेबल है तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है, आपका डिफ्रैक्शन मिलता है। उसमें क्या मिलेगा, हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर कुछ आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा। ठीक, तो अब यहां पर देख लेते हैं कितना हमारे पास विड्थ है। विड्थ है 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर हम कहते हैं 10,000 एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास बी हो गया। और लाइट अगर इंसिडेंट हुई है तो विजिबल लाइट जो सनलाइट हमें मिलेगी उसका जो वेवलेंथ होगा वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये है 10,000, ये है 4 to 7,000। तो हम ये कह सकते हैं कि जो P है इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन होगी, मतलब यहां पर कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। इसमें देख लीजिएगा ये नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगी, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ठीक है, तो इसका मतलब इस जो पोजीशन आपको दी है 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब यहां पर कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो आप देखिए, बी अ फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। बिल्कुल सही, हमें यहां पर क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा एट द सेंटर। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। ब्राइट स्लेट व्हाइट एट अ सेंटर डिफ्यूजिंग टू जीरो। देखिए डिफ्यूजिंग मतलब यहां पर डिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो डिफ्यूजिंग तो आएगा ही नहीं आएगा। अब ब्राइट स्लेट व्हाइट एट द सेंटर डिफ्यूजिंग टू रीजन ऑफ डिफरेंट कलर, बिल्कुल नहीं। और ओनली बी अ डिफ्यूज स्लेट, नहीं। तो यहां पर आपका डिफ्रैक्शन होना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक व्हाइट कलर मिलेगा एट द सेंटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर onto a slab of glass, refractive index n of width d at an angle theta. The phase difference क्या फाइंड करना है हमें, फेज डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड रे है कहां से, टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द ग्लास। तो मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, एक होगी टॉप सरफेस से ग्लास के और एक बॉटम सरफेस से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो चलिए यहीं पे कोशिश करते हैं। सपोज मानिए यहां पर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है इस तरीके से, ठीक, ए बी सी और डी, और यहां पर एक रे इंसिडेंट भी है, ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये इंसिडेंट भी है कितने एंगल गिवन है, यहां पर थीटा एंगल से ये इंसिडेंट भी है। अब जो थीटा एंगल से इंसिडेंट भी है तो यहां पर कुछ इसकी लाइट का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको हमने बोला R1। और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो वो सेम थीटा एंगल से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कौन सा है आपके पास, टॉप सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ है R1। फिर इसमें से कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कितने एंगल से, सपोज मान लीजिए R एंगल से। फिर यहां पर वो दूसरे सरफेस पर डीसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा, तो अगर ये एंगल R है तो ऑब्वियस सी बात ये एंगल भी कितना हो जाएगा R। और देन डेंजर से रियर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना है n। फिर यहां पर एक और होगा रिफ्लेक्ट के साथ एक बार, और फिर ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, R2। तो हमें क्या करना है, इस R1 जो टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है और ये R2 जो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है, इनके बीच भी हमें फाइंड करना है क्या, फेज डिफरेंस। तो कैसे किया जाए फेज डिफरेंस, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। यही तो फॉर्मूला है। तो अगर हम पहले पाथ डिफरेंस फाइंड कर लें R1 R2 का, तो हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस मतलब कितना एक्स्ट्रा चला है। तो सपोज मान लीजिए इस पॉइंट को मान लेते हैं M, ये पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं N, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस जो मिलेगा वो हमें MN ही तो मिलेगा, क्योंकि R1 रे जो M पॉइंट से गई है और जो R2 रे जो N पॉइंट से गई है वो कितना एक्स्ट्रा चला है, वो M और N ही तो एक्स्ट्रा चला है। तो अगर हमें ये पाथ डिफरेंस मिल जाता है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस नॉर्मल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं सपोज P। तो ये हो जाएगा आपके पास 90, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है और ये कितना हो जाएगा, MP दे रखा है, थिकनेस दे रखी है D, ये गिवन है थिकनेस, विड्थ ये है D। जब D है तो M और P भी कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर D हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे cos R, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा हमारे पास MP और हाइपोटेनस हो जाएगा MN। उधर ले आइए, तो MN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MP, MP हो जाएगा D, और यहां पर कितना मिल जाएगा, cos R। क्लियर है ये पार्ट डिफरेंस। बट अगर ये एयर में होता तो हम लिखते D अपॉन cos R, बट ये कहां पर है, ये है आपके ग्लास में। तो यहां पर जो आपके पास पार्ट डिफरेंस मिलेगा उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ND बाई cos R। तो अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ND बाई cos R। क्लियर है।
अब हमें ऑप्शन के साथ भी देखना है कि यहाँ पर आ रहा है आपके पास 1/n² sin स्क्वायर थीटा समथिंग कुछ, ठीक है। देखते हैं इसमें तो अब क्या किया जाए इसको। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ग्लास स्लैब है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ये पॉइंट, ये सरफेस हो गया ए बी, तो जो बाहर वाला सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2। तो इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम मान सकते हैं डेंजर इंटरफेस भी मान सकते हैं, कह सकते हैं, या डेंजर बाउंड्री बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेपरेशन हो रहा है वो किसको कर रहा है, डेंजर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मतलब इस बाउंड्री के बाद क्या है, डेंजर मीडियम है, तो इसीलिए इस इंटरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, डेंजर इंटरफेस कह रहे हैं। तो होता यह है जब भी कोई लाइट रे किसी डेंजर इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो वहां पर जो फेज डिफरेंस, जो फेज चेंज होगा वो कितना और होगा, एडिशनल पाई। क्लियर? और अगर यही चीज, सपोज ये मानिए ये है आपके पास n1, ये n2 मान लीजिए और ये n1 मानिए, ठीक। अब यही चीज अगर इस तरीके से इस बाउंड्री पे जा रही है तो इसको बोला जाएगा रेयर बाउंड्री या रेयर इंटरफेस, ठीक। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद क्या है, इस बाउंड्री के बाद आपके पास रेयर मीडियम है। अब इस तरीके से किसी सरफेस पर अगर ये इंसिडेंट होगी और उसके बाद अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाली जो बाउंड्री है वो कैसी है, डेंजर बाउंड्री है, क्योंकि इसके बाद डेंजर मीडियम है। तो जब यहां से इंसिडेंट रे ए बी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर एक एडिशनल फेज चेंज आ जाएगा, कितना, पाई का। लेकिन जब यही रे mn होते हुए डीसी इंटरफेस से जब स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी तो ये बाउंड्री कहलाएगी रेयर बाउंड्री, क्योंकि इसके बाद रेयर मीडियम है, तो यहां पर कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो टोटल फेज डिफरेंस जो मिलेगा, टोटल फेज डिफरेंस जो मिलेगा, फेज डिफरेंस जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, फाई डेल फाई टोटल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और एन डी बाई कॉस आर, बाई कॉस आर प्लस में हो जाएगा कितना, पाई। ये होगा, यही हमारे पास है। लेकिन ऑप्शन इस तरीके से नहीं है तो इसको ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल फाई टी 2 पाई बाई लैम्डा एन डी बाई कॉस आर प्लस कितना हो जाएगा, पाई। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, इस पे स्नेल्स लॉ कितना हो जाएगा, ये है n1 और ये n1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा n, तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो बाई स्नेल्स लॉ साइन थीटा बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। तो यहां से हम साइन आर की वैल्यू निकालिए, साइन आर निकालिए, कितना हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई एन, ठीक है। कॉस आर को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस आर को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो साइन आर की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस साइन की वैल्यू रखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दीजिए डेल फाई टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एन डी और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पाई। ये 1/2 पावर है, ऊपर लेके जाइए, हो जाएगा 2 पाई एन डी अपॉन लैम्डा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा, ये पाई। ये रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस आता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ये है आपके पास 2 पाई एन डी बाई लैम्डा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपके पास ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। 4 पाई डी, 4 पाई तब होता जब सपोज रे यहां से भी अगर
ट्रांसमिट कर रहे होते। खैर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारे लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। खैर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स YDSE द सोर्स इज व्हाइट लाइट। सोर्स देखिए, सोर्स कैसा है हमारे पास? व्हाइट लाइट। वन ऑफ दी होल्स इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर। एक को हमने कवर किया है किससे? रेड फिल्टर से। एंड अनदर बाय ब्लू फिल्टर, और दूसरे पे हमने लगा दिया है ब्लू फिल्टर। इन दिस केस there shall be alternate interface pattern of red and blue. There shall be an interference pattern of red distinct from that for blue. There shall be no interference fringes. There shall be an interference pattern of red mixing with one for blue. देखिए जरा यहाँ पर क्या क्या है। YDSE का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक सोर्स है, ठीक, सपोज मान लीजिए यहीं से एक सोर्स मान लीजिए, और इस सोर्स के बाद हमने दो सोर्स और रखे हैं होल। तो एक में उन्होंने रेड कलर और एक में ब्लू कलर का फिल्टर लगा है। और अब इस स्क्रीन पे हमें बताना है कि इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो होता क्या है, अगर इंटरफेरेंस की कंडीशन देखें, इंटरफेरेंस सस्टेन्ड कब होता है, कब कब हो सकता है? तो उसकी नंबर फर्स्ट कंडीशन है, इंटरफेरेंस सस्टेन्ड तब हो सकता है जो फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट्स इज कांस्टेंट। जब फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। सेकंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट्स वो भी क्या हो? इक्वल हो। और थर्ड, कैसी लाइट होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। तब यहां पर अगर ये तीन चीजें अगर हैं तो ही वहां पर इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां पर क्या है? एक ब्लू है और एक कौन सा है हमारे पास? रेड। और दोनों की क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो जाए चाहे वेवलेंथ हो, ये दोनों ही क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। जब फ्रीक्वेंसी भी चेंज है, वेवलेंथ भी चेंज है, तो इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। और जब इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ? देयर शैल बी अल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न की बात ही छोड़ दीजिए, तो पहला ऑप्शन गलत। देयर शैल बी इंटरफेरेंस, फिर से इंटरफेरेंस आ गया, हो ही गई नहीं। देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड, इंटरफेरेंस होना ही नहीं है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारे पास? फिगर दे रखा है 10.2 shows a standard two slit arrangement with slit S1, S2, P1, P2 are the two minima point on either side of P. ठीक है, at P2 on the screen there is a hole and behind P2 is a second slit arrangement, two slit arrangement with slit S3, S4 and a second screen behind them. ठीक है, समझते हैं इसको। यहां पर हमारे पास ये सोर्स है S, ठीक, और इस सोर्स से होता हुआ यहां पर दो स्लिट हमने लगाई है S1, S2, जिसके कारण स्क्रीन पे हमें क्या मिला है? इंटरफेरेंस मिला है। इंटरफेरेंस यहां पर हमें अकर हुआ है, मिला है, जिसमें P1 और P2 पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस जो है वो कैसा है? मिनिमम इंटेंसिटी का है, मतलब मिनिमा है। और फिर P2 पे एक होल क्रिएट किया गया है ताकि जो भी लाइट आए वो आगे ही बढ़े। और P2 से लाइट कहां जा रही है? S3, S4 पे जाएगी। और फिर एक और हमने सेकंड स्क्रीन लगाया है, और अब हमें चेक करना है कि जो सेकंड स्क्रीन है यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको अगर समझना हो तो इसको हम हाइजीन प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम हाइजीन प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। तो हाइजीन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो भी वेव फ्रंट होगा उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी सब किसकी तरह एक्ट कर रहे होंगे?
एक्ट एज सोर्स। वो किसकी तरह एक्ट कर रहे होंगे? एज अ सोर्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे। और इन्हीं पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट बोला जाएगा। सपोज ये इंटरफेयर, ये आपके पास वेव फ्रंट है, ये जो पॉइंट है ये सब क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वेवलेट है। ठीक है, फिर ये आगे क्या करेंगे? और डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, एक और वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसके सारे पॉइंट भी किसकी तरह एक्ट करेंगे? एज ए सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो सपोज मानो एस ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट की, एस ने जब डिस्टरबेंस क्रिएट की तो क्या बनाएगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बनेंगे तो वेव फ्रंट के जो भी पॉइंट्स होंगे वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहे होंगे? सोर्स की तरह। तो वो सेकेंडरी वेवलेट बनेगा। और ये डिस्टरबेंस कहां पहुंच जाएगा? S1 और S2 पे पहुंचेगा। जब ये डिस्टरबेंस S1 S2 पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये इंटरफेरेंस करेगा, जिसके कारण P1 और P2 पे कैसा मिलेगा? हमें मिनिमा मिलेगा। और जब P1 P2 पे मिनिमा मिल रहा होगा तो मिनिमा मिलने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर इंटेंसिटी जीरो हो। नॉट इंटेंसिटी जीरो, इंटेंसिटी जीरो नहीं है। मिनिमा जरूर है लेकिन इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। और जैसे ये लाइट यहां कहीं पहुंचेगा तो ये भी एक्ट करेगा एज अ सोर्स, एज सोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। और जब सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो यहां से भी डिस्टरबेंस कहां पहुंचेगा? S3 S4 पे पहुंचेगा। और यहां पर भी क्या बनेगा? आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो अब जरा यहां पर ऑप्शन देखते हैं। देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन दिस सेकंड स्क्रीन बट इट वुड बी लाइटेड। नहीं, इंटरफेरेंस होगा क्योंकि P2 भी किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ सोर्स की तरह एक्ट करेगा। और वहां से लाइट आपके पास जो भी डिस्टरबेंस है वो सेकंड स्क्रीन पे मिलेगी और वहां पे इंटरफेरेंस हमें मिलेगा। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। द सेकंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क। नहीं हो सकता। डार्क तब होता जब यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। वहां पे अल्टरनेट आपको ब्राइट और मिनिमा और मैक्सिमा मिलेगी। सी देयर वुड बी अ सिंगल ब्राइट पॉइंट ऑन द सेकंड स्क्रीन। ये भी पॉसिबल नहीं है। there would be a regular two slit pattern on the second screen। जो टू स्लिट का पैटर्न हमें यहां मिलता है वही टू स्लिट का पैटर्न हमें यहां मिलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर क्या हो चुका होगा? इंटरफेरेंस हो चुका होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हमें मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में two source S1 S2 of intensity I1 I2 are placed in front of a screen. The pattern of intensity distribution seen in the central portion is given by figure नहीं है। In this case which of the following statement are correct? Clear? दो सोर्स है हमारे पास। इन दो सोर्स के कारण फिगर अच्छा नेक्स्ट चला गया है। ठीक, कोई दिक्कत। इस सोर्स के कारण यहां पर हमें ये इस तरीके से इंटरफेरेंस मिल रहा है। ठीक है, x इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो। तो अब हमें देखना है इंटेंसिटी, एक की इंटेंसिटी I1, एक की इंटेंसिटी I2। तो अब हमें देखना S1 S2 have same intensities, S1 S2 have a constant phase difference, have a same phase, S1 S2 have the same wavelength। ठीक है, इंटरफेरेंस हुआ है। तो इंटरफेरेंस होने पे अभी बताया था नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? सेकंड क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। थर्ड मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, ठीक, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पे ही हो गया। फोर्थ इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहां पे इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट में कह रहा है सेम इंटेंसिटी, हम कहेंगे बिल्कुल सही। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बिल्कुल सही। कांस्टेंट ले लिया है तो सेम नहीं ले रहे हैं। S1 S2 हैव सेम वेवलेंथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट। वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो है वो भी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर सनलाइट, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ विड्थ 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है। द इमेज ऑफ द पिन होल सीन ऑन अ स्क्रीन सेल बी। ठीक है, जो स्लिट है उसका साइज हो गया 10⁻³ एंगस्ट्रॉम हो गया। और अब
जो पिन होल से जा रहा है अब स्क्रीन पे कैसा शो होगा। तो फिर से यहीं पे डिफ्रैक्शन होगा तो विड्थ देख लेते हैं। विड्थ जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1000 एंगस्ट्रॉम, और जो लाइट इंसिडेंट हुआ है बेटा वो होता है 4000। लाइट हो जाएगा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब बिल्कुल नियरली है। इसका मतलब तो यहां तो डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन अकर, ये तो कंफर्म है, डिफ्रैक्शन अकर, डिफ्रैक्शन तो मिलेगा। अब जब डिफ्रैक्शन मिलेगा तो ध्यान दो, शार्प व्हाइट रिंग मिलेगी, तो हम कहेंगे नहीं, ये तब मिलता है जब क्या होता है नो डिफ्रैक्शन। जब डिफ्रैक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन पर हमें व्हाइट रिंग मिलती। डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज, ठीक है, मिल सकता है, क्योंकि जो स्लिट का जो साइज है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो हम मान सकते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज होगा। डिफ्यूज सेंटर स्पॉट व्हाइट इन कलर, तो देखिए स्पॉट सेंटर जो व्हाइट होगा उसमें कोई डिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, ये तो गलत है। डिफ्यूज कलर रीजन अराउंड अ शार्प सेंट्रल व्हाइट स्पॉट, जो व्हाइट स्पॉट के जो आउटसाइड वाले जो कलर्स है वहां पर डिफ्रैक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एंड कितना हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड। मतलब जो हमारे पास स्लिट है उस स्लिट का हमने साइज इंक्रीज किया है, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी, या इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्या होगा। तो जरा ध्यान देते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी पे बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ या विड्थ ऑफ स्लिट से, विड्थ ऑफ स्लिट लिखना ज्यादा सही है, विड्थ ऑफ स्लिट से, विड्थ ऑफ स्लिट पे, क्योंकि जितना ज्यादा स्लिट होगा, जितना साइज ग्रेटर होगा स्लिट का, उतनी ज्यादा लाइट रे क्या होगी, इससे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो विड्थ ऑफ द स्लिट एज अ साइज ऑफ द पिन होल इज इंक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। इंटेंसिटी इंक्रीज तो डी है, इंटेंसिटी डिक्रीज पॉसिबल नहीं है, ठीक। आ जाइए सेकेंड, अब एक चीज ध्यान देते हैं ए और बी साइज पे। तो साइज के लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना होगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, जहां पे डी जो कहलाएगा वो कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी जो कहलाएगा वो कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन, साइज ऑफ, सॉरी, साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट यहां पे मानते हैं साइज ऑफ स्लिट या विड्थ ऑफ स्लिट, कुछ भी मान लें। अब इसकी साइज को हमने इंक्रीज किया है, होल इंक्रीज, तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम, कम हो जाएगा, इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहां लिखा है साइज इंक्रीज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, और करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास बी। क्या ये बात समझ में आ गई, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं, फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, अगर कोई लाइट पॉइंट सोर्स से डाइवर्जिंग हो रही है तो वेव फ्रंट किस हिसाब से बनेगा, वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, पैराबोलिक होगा, इंटेंसिटी डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज होगी, ये हमें देखना है। तो हम जानते हैं पॉइंट सोर्स अगर है, तो पॉइंट सोर्स है तो लाइट क्या ऐसा होगा, इस तरीके से इमर्ज होगा, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली होता है 1/r², मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करेगा। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है आपके पास 1/r। और वही अगर लीनियर अगर हमारे पास सोर्स होता तो वो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल।
तो इंटेंसिटी अगर देखते तो इसके लिए होता 1/r, और एम्पलीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा 1/√r। ठीक है, तो अब देखें पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। द इंटेंसिटी डिक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ तो हम यहाँ पे बता चुके हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, नहीं हो सकता। द इंटेंसिटी एट द वेव फ्रंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, क्या इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो अभी हमने बताया चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, वो हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये थे हमारे पास वेव ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक को लेके और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।